हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में। यानी साइंस के हम दूसरे विषय में अब पैर रखने वाले हैं और जिस विषय का नाम है रसायन शास्त्र। और ये सबसे मजेदार और सबसे रोचक आपके सामने जो चैप्टर आने वाला है, अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो सबसे रोचक विषय है, सबसे मजेदार विषय है। यानी आप इसमें कुछ सीखेंगे भी, कुछ इंजॉयमेंट भी होगी, कुछ नई नई चीजों के बारे में जानेंगे भी, कुछ हंसेंगे भी, कुछ मस्ती भी होगी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम आपके उस चैप्टर की तरफ चलते हैं, आपके उस विषय की तरफ चलते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो एक क्लास है, थंबनेल तो आप लोग देख लिए होइएगा, कौन सी क्लास है जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। आज की जो क्लास है हमारी रसायन शास्त्र की शुरुआत होने वाली है और रसायन शास्त्र की पहली चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए हम आपके चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने विषय को समझे कि सर जी आखिर ये विषय हमारा है कौन सा। तो हमारा जो ये विषय है उस विषय का नाम है मेरे भाई रसायन शास्त्र। उस विषय का नाम क्या है? तो आप कहिएगा सर रसायन शास्त्र। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में जानते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम बात किसकी करने वाले हैं? बात घूम फिर करके एक ही आदमी के पास आने वाला है। वो महान व्यक्ति कौन है? तो ये पदार्थ है, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं और केमिस्ट्री को अंग्रेजी में, सॉरी, रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? तो वह विषय जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों, उनके रूपों, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रसायन शास्त्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे की जो बात करते हैं कि सर जी आखिर इस रसायन शास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे आपको मैं उन चीजों पर विश्लेषित रूप से बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो हमारा चैप्टर है मेरे बच्चों, चैप्टर 1, उस चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि हमारा जो पहला चैप्टर है बड़ी ही प्यारा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई रासायनिक। उम्मीद करते हैं कि इस बार सबसे भयंकर अक्षर में लिखा जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चों? तो आप कहिएगा सर रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा जो यह चैप्टर है उसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए इसको अंग्रेजी में, हाँ, बहुत बच्चों का कहना होता है कि सर थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश का भी प्रयोग करिएगा तो हमें अच्छे तरीकों से समझ में आएगी। तो देखिए, रासायनिक को अंग्रेजी में बच्चों केमिकल कहते हैं, रासायनिक को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल, अभिक्रिया को हम रिएक्शन कहते हैं और एंड कहते हैं और समीकरण को इक्वेशन। यानी हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चीज? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी आज की क्लास में, हाँ, आज खुश नजर आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी यहां पर सर दो बातें आती है। पहला कि रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला बात कि आप हमें बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर ना हम रासायनिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर किसको कहते हैं। देखिए, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं ना, और मिलने के बाद अगर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, एक पदार्थ हमारे पास मानकर चलते हैं चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, पानी है, और इन तमाम चीजों को हम आपस में क्या करके एक बर्तन में मिला दिए और मिल करके जो एक नया पदार्थ बना, वो नया जो पदार्थ बना, तो उस पदार्थ में होने वाली इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी हाँ, नया जो पदार्थ बना उसको प्रतिफल कहेंगे और जितना चीज आप पदार्थ में भाग लिए थे उसको बच्चों अभिकारक कहेंगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार परिभाषा बताइए। तो जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा किसी अन्य के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में परस्पर संयोग करके, एकदम बढ़िया से मिल घुल करके, ठीक है, आपस में परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का, मतलब अलग प्रकार के गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? तो हमने आपको अभी एक एग्जांपल से समझाया है मेरे भाई कि मानकर चलिए हमारे पास एक छोटा सा बर्तन है, जिस बर्तन में हम चाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहिएगा सर आप सबसे पहले ना पानी की मात्रा लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए। तो चलिए हमने H2O लिया, जल लिया, उस जल में हम थोड़ा सा चीनी डाल दिए। जल में क्या डाल दिए?
ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी लिए और हाँ पानी में हमने थोड़ा सा क्या किया, दूध डाल दिया, क्योंकि बिना दूध का तो चाय बनेगा नहीं, लाल चाय कौन पीने जाएगा, हम तो नहीं पियेंगे, तुम लोगों को पीना होगा तो पी लेना। 1 चम्मच हमने इसमें क्या किया, चीनी डाला, 1 चम्मच हमने इसमें क्या किया, चीनी डाल दिया मेरे बच्चे। उसके बाद छोटे से टीस्पून से ही हमने इसमें क्या किया, चाय पत्ती भी डाल दिया। और ये तमाम चीजें इसमें रखने के बाद इसको हम गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको गर्म करने का कार्य होता है, और यही जो गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो सबसे पहले ये वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के समय हम इसको गर्म करते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया। यानी देखिए यहाँ पर गौर से आप कहिएगा कि सर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी की सारी चीजें, तो 2 से ज्यादा पदार्थ है ना, तो बिल्कुल सही, 2 से ज्यादा पदार्थ है। और ये सारे के सारे पदार्थ जब आपस में परस्पर संयोग करेंगे यानी घुलेंगे मिलेंगे, तो घुल मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। और इसी जो प्रोसेस, यही जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चीनी लिए हैं, चाय पत्ती लिए, दूध लिए, पानी लिए, ये जितना भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है ना, इसे हम अभिकारक कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही कहा जाता है अभिकारक। इसे ही क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर जी इसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके फलस्वरूप ये जो अभिक्रिया समाप्त हुआ, इसके फलस्वरूप सब में होने के पहले हम इसको गर्म कर रहे थे, तो गर्म करने को हम लोग त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। कहीं भी आपको तीर चिन्ह के ऊपर अगर लिखा मिले गर्म करना, तो आपको अगर उतना लंबा चौड़ा लिखने का मन नहीं होता, आप त्रिभुज का डायग्राम बना दीजिएगा। क्लियर है। गर्म करने के बाद एक प्यारा सा सामान बना है, एक प्यारा सा सामान बना है, उस सामान का क्या नाम है, तो सर 1 कप चाय। क्या बना, तो 1 कप हमारे सामने चाय बना। ये देखिए चाय से धुआं निकल रहा है। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना है ना, इसी पदार्थ को बच्चों हम प्रतिफल कहते हैं। यह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है प्रतिफल। यही पदार्थ हमारा कहलाता है प्रतिफल। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ें। अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, और नए पदार्थ जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो प्रतिफल। अब बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। कि आखिर सर जी इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम उन विशेषताओं पर ही चर्चा करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है रासायनिक, देख रहा है ना बोर्ड, चलिए हमारे टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है। आप कहिएगा कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, तो देखिए एक बात बताइए, आपने देखा कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे ना, तो सबसे पहले जो मेरे पास दूध वाला गिलास था, मेरे पास पानी का जो बर्तन था, मेरे पास चीनी जो था, मेरे पास नमक नहीं था, चाय पत्ती जो था, ये सब की सब चीजें क्या थी, ठंडी थी। सारी की सारी चीजें क्या थी, ठंडी थी। लेकिन जब हमने इस चाय बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, तो मेरे पास ना एक कप में 1 कप चाय आया, और वो चाय कैसा है, गर्म है। यानी आपने देखा कि इसके ताप में परिवर्तन आया है। सबसे पहला परिवर्तन आप कहिएगा क्या होगा, ताप में। सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, ताप में परिवर्तन। ये विशेषता है, दिखेगा आपको। रासायनिक अभिक्रिया जब आप करिएगा तो ये सब चीजें होती है। दूसरा, चीनी की अवस्था कैसी थी, कमेंट करके बताइए जल्दी आप लोग, चीनी किस अवस्था की है। तो आप कहिएगा सर चीनी होती है ठोसी अवस्था, चाय पत्ती भी ठोस अवस्था में होता है, पानी द्रव में होता है, दूध भी द्रव में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 चीजें जिनकी 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठोस और द्रव्य की, जब आप इन चारों चीजों को आपस में मिलाते हैं तो पदार्थ जो नया बनेगा उसकी केवल एक ही अवस्था होगी, और उस अवस्था का नाम क्या है। तो आप कहिएगा सर चाय जो होती है ना वो द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, द्रवीय अवस्था। यानी हमने देखा कि सर अवस्था में भी परिवर्तन आया। दूसरा क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ताप में परिवर्तन, आपने देखा अवस्था में परिवर्तन। अब एक बात बताइए, चाय आपका जो बना है उस चाय का क्या रंग है। आप कहिएगा सर हल्का लालापन पर चाय का रंग है। ठीक है, टी कलर वैसे बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा सा लालापन पर है। आपको बताएं बच्चों कि क्या दूध उसी रंग का था, पानी उसी रंग का। आप नहीं सर दूध तो उजली होती है, पानी तो उदासीन होती है, चीनी उजली होती है, चाय पत्ती काली होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों का बच्चों रंग भी अलग अलग था, लेकिन हमने जो चाय बनाया है क्या उसका रंग अलग है कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट हमने समझा कि सर रंग में भी परिवर्तन होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सर रंग में भी परिवर्तन होता है।
चलिए चौथा पॉइंट आप लोग बताइए। देखिए चौथा पॉइंट हम ये कहते हैं, चौथा पॉइंट आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए कभी कभी ना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा या ऊर्जा निकलता है। जैसे चाय बनने से पहले जो वस्तुएं थी हमारे पास उसमें से उष्मा नहीं निकल रहा था, लेकिन जब चाय बना तो आप देखिए उसमें से धुआं निकलता है, उष्मा बाहर की ओर निकलता है धुआं के रूप में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उष्मा एवं ऊर्जा का अवशोषण, उष्मा एवं ऊर्जा का अवशोषण। देखिए अवशोषण का मतलब तो होता है ग्रहण करना, और या कभी कभी ना उत्सर्जन। अभी जो हम हमारे साथ हुआ है ना वो उत्सर्जन था। हम लोग जो लिख रहे हैं समझे हैं चाय वाला, वो उत्सर्जन था। उत्सर्जन का तो निकलना, और अवशोषण का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। क्या यही पॉइंट होगा? जी सर यही पॉइंट होगा। एक और पॉइंट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के लिए। चौथा में कह रहा है अवक्षेप का बनना। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बच्चों अवक्षेप भी बनता है, अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप के बनने का मतलब ये होता है कि कोई बर्तन में आप सामान बनाएं, और सामान बनाने के बाद जब उस बर्तन में से चीजों को हटाइएगा ना तो पेंदी में कुछ ना कुछ जम गया रहेगा, या थोड़ी देर तक उस वस्तु को आप स्थिर छोड़ दीजिएगा तो पेंदी में वो चीजें क्या होंगी, पेंदी में उसमें से कुछ ठोस के रूप में कुछ पदार्थ आपको पेंदी में, जैसे ही पानी पूरा का पूरा द्रव्य पदार्थ है और इसके पेंदी में आपको ठोस के रूप में कुछ पदार्थ जमा हुआ मिलेगा, ठोस के रूप में कुछ पदार्थ क्या मिलेगा, जमा हुआ मिलेगा। तो यही आपका अवक्षेप हुआ, और ये जो अभिक्रिया हुई है ना इसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, नया जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, और इनके सारी की सारी विशेषताएं आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है ना, यह पॉइंट आता है क्या, देखिए समझिए गौर से। अगला जो पॉइंट है हमारा वह पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अगला पॉइंट हमारा कौन सा है मेरे भाई? तो आप कहिएगा कि सर अगला पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हमने अभी अंग्रेजी लिखा था, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और प्रतिफल को बच्चों हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? और उसको केमिकल रिएक्शन कहे थे, इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। रासायनिक समीकरण पर अगर हम बच्चों चर्चा करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तमाम पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में जितनी भी पदार्थें भाग ले रही है ना, उन सभी पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो हम शॉर्टकट में यानी संक्षिप्त निरूपित करके लिखते हैं ना, उसी संक्षिप्त निरूपण को क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको एक सर पल्ले नहीं पड़ा तो देखिए एग्जाम्पल में हमने यहां लिखा हमने यहां लिखा हाइड्रोजन, अब प्लस हमने लिखा यहां ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हमने यहां दिया तीर का चिन्ह, और हमारा नया जो पदार्थ बना है वो जल। देखिए ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। कितना भद्दा देखने में लग रहा है। आप लोग गौर से इस चीज को देखें तो आप कहेगा जी सर महा बेकार भद्दा घटिया लग रहा है ये चीज देखने में। क्यों? क्योंकि एक तो इतना लंबा चौड़ा आप लिखे हैं, दूसरा सर आप हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है हम मान गए, जरूरी है कि जो भी वैज्ञानिक बड़े बड़े जो नासा में बैठे हुए हैं, जो इसरो में बैठे हुए, वो बिहार के ही वैज्ञानिक होंगे? जरूरी है क्या? आपके बिल्कुल नहीं सर, केरल के होंगे, हो सकता है वो उर्दू वाले होंगे, वो उर्दू में पढ़े होंगे, उनको ये सब चीजें नहीं पता है, वो हिंदी नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे वैज्ञानिक हो उसमें जो चाइना के बैठे हुए हों, कोई ऐसे वैज्ञानिक हो जो यूएसए अमेरिका के बैठे हो जो सिर्फ इंग्लिश ही जानते हो। तो फिर सर दिक्कत यह है कि हम हिंदी का प्रयोग कैसे करेंगे उस जगह पर, क्योंकि वैज्ञानिक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं से कोई भी आ सकते हैं ना। लेकिन आपने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो क्या हिंदी लिखना सही होगा? हम कहेंगे बिल्कुल गलत होगा। हिंदी लिखना बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो क्यों आपने हिंदी लिखा? तो मेरे भाई मैं आपको समझाने के लिए हिंदी लिखा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने जानबूझ करके गलत लिखा है। हाँ मैं जानबूझ करके वैसे गलत लिखा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा जो लिख रहे हैं ना, इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखते तो कितना फायदा होता। पहला, हर एक आदमी को पता चलता, मान कर चलो एक संकेत रहे, ठीक है एक अगर संकेत हम दे दें, जैसे लोगों को देखते हैं एक लोगो बनता है कोचिंग का, किसी बिजनेस का, चाय का, ठीक है। तो आप दुकान के सामने से जब गुजरिएगा ना, तो चाय की दुकान पर देखिए कप में एक कप का फोटो है जिसमें चाय की धुआं निकल रही है। आप लोगो देख करके समझ जाओगे, संकेत देख करके समझ जाओगे कि दुकान किस चीज का है,
चाय का दुकान है, मेडिकल स्टोर के सामने में दवाई वगैरह का लोगो बना रहेगा। तो ये चीजें हैं डॉक्टर के सामने उनके से रिलेटेड। दांत का फोटो है मतलब समझिए वो दांत के डॉक्टर है, हड्डी का फोटो बना दिया इसका मतलब वो हड्डी के डॉक्टर है। तो इसी तरह से हम इन तमाम चीजों के संकेतों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। संकेतों के द्वारा सभी तत्वों को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें भाई, तो यहां पर कह रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत होता है, हाइड्रोजन को अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एच से शुरू होती है। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, तो ये ओ से शुरू होती है। और जल को, तो जल का वैसे रासायनिक सूत्र वैसे तो ये शुरू होती है वाटर, इसको अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल रिएक्शन हम अब चर्चा नहीं, अभी नहीं चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हाइड्रोजन का जो पहला अक्षर है वह कौन सा अक्षर है मेरे भाई, तो कहिएगा सर हाइड्रोजन का पहला अक्षर है एच। और किसी भी तत्व का जो संकेत बनता है ना, वो उसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से ही बनता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी बात को सुनिए। किसी भी तत्व का जो नामकरण होता है, उनका जो संकेत बनता है, जैसे किसी व्यक्ति का ही नाम अगर बने, मानकर चलो किसी का नाम है, मेरा ही नाम है आशीष कुमार झा, अगर हम हिंदी में अपने नाम का शॉर्टकट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आशीष का आ, कुमार का कु और झा आकू झा, जो कि सही नहीं है, तो हम इसको क्या इंग्लिश में लिखेंगे, एके झा, ठीक है। एके झा लिखना ज्यादा बेटर होता है, तो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ही हम हमेशा लेते हैं। तो हाइड्रोजन के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर एच होगा, 2 एच है तो 2। ऑक्सीजन का ओ होगा, 2 है तो 2। तीर का चिन्ह, हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो H2O बनेगा। वापस से इसको समझाने की जरूरत नहीं है, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण। इसके फायदे क्या क्या हुए, सबसे पहला फायदा बच्चों ये हुआ कि इसको लिखने में ना समय की बचत हुई, उतना लिख रहे थे उतना ही देर में ये लिखे हैं, उससे कम समय में इसको लिख दिए हैं। दूसरा फायदा ये हुआ मेरे भाई, कागज पर जगह कम बचेगा लगेगा, ठीक है, जगह की बचत होगी, ठीक है, समय की बचत, जगह की बचत। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा जो फायदा है मेरे भाई, वह फायदा है क्या पता है आपको, वो फायदा है कि अलग अलग देश की जो दिक्कतें थी ना, अब भाई हम अंग्रेजी जानते हैं हमको हिंदी नहीं पता, हम उर्दू में जानते हैं हमको हिंदी नहीं पता, हम चाइनीज जानते हैं हमको हिंदी नहीं पता, हमको रसिया भाषा आता है, रूस का कौन सा भाषा है पता नहीं, जो भी हमको हिंदी नहीं पता, ठीक है। तो अब वो दिक्कत दूर हो गई, क्योंकि अंग्रेजी सबको पता है और पता होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो ये सबको पता है। और खासतौर पर जो वैज्ञानिक जाते हैं उनको तो स्वाभाविक है कि पता होगा, ठीक है। हमारे बिहार में हम लोगों को अगर नहीं पता है तो दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को साइड में रख करके चलते हैं। अभी 10th के बच्चों को ही देखते हैं, 10th तक इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल में है। चलो दो ना दो, पास करो फेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपका बेहतर ही आएगा, ठीक है। चलिए वैसे मुझे उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश में भी बेहतरीन रिजल्ट आएगी, क्योंकि आपकी इंग्लिश की भी क्लास ऐप पर होगी। चलिए बच्चों, तो बिना समय को बर्बाद किए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्लियर है। हाइड्रोजन का एच लिखे हैं, इससे समय की बचत होती है, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को समझने में सुविधा होती है, कागज की भी बचत हो जाती है, क्लियर है। अब हम बच्चों अगर बात करें रासायनिक समीकरण के प्रकार की, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं संतुलित, दूसरा को कहा जाता है असंतुलित, दूसरा को कहा जाता है असंतुलित। अगर हम बच्चों बात करें संतुलित समीकरण पर कि आखिर यह संतुलित समीकरण कौन सा होता है, तो संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह है हमारा, मानकर चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन और ये है तीर का चिन्ह और ये है H2O। गौर से देखिए इस समीकरण को, इधर कितने हाइड्रोजन है 2, इधर कितने हाइड्रोजन है 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 1, तो क्या बराबर है, तो कहिएगा जी बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा होगा, संतुलित नहीं होगा। कौन सा होगा वो हम बाद में देखेंगे, वैसे तो इसका दूसरा भाई होगा असंतुलित, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। कार्बन में हम ऑक्सीजन को मिला दिए तो यह बनाया CO2, कार्बन में जब ऑक्सीजन को मिलाया तो यह बनाया CO2। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्या कार्बन की संख्या बराबर है, तो कहिएगा जी सर 1 1 दोनों तरफ है। क्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, तो कहिएगा जी सर 1 इधर 2 इधर भी और 2 इधर भी, यानी यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की संख्याएं क्या है बच्चों, तो बराबर है। और जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो इसी को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। और याद रखिएगा समीकरण हमेशा कैसा होना चाहिए, तो संतुलित ही होना चाहिए। समीकरण हमेशा कैसा होना चाहिए, तो संतुलित ही होना चाहिए। अगर संतुलित नहीं है तो हम उसे संतुलित करेंगे, अगर संतुलित नहीं है तो वो असंतुलित कहलाएगा, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो समीकरण आता है वो हमारा आता है असंतुलित समीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ,
ठीक है। या वो ऐसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न होकर के क्या होती है, तो असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। असमान का मतलब बराबर नहीं है। अगर असमान है तो हम उसे समान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हम आपको यहाँ पर ना सिर्फ एक दो एग्जाम्पल लेकर के ही समझाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए समय कम है, लक्ष्य बैच है, लेकिन हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों एक छोटा सा आपके लिए 5 से 7 मिनट का वीडियो ला करके, लेक्चर क्लास ला करके, लाइव तो वो नहीं, एक वीडियो बना करके आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसको जरूर देख लीजिएगा और जल्द ही 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी समय की दिक्कत चल रही है। मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें केवल बात इसी चीज पर होगी कि आखिर कैसे सर आप उस 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, मतलब समझ रहे हो, वही क्वेश्चन उसमें बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावनाएं हैं कि परीक्षा में पूछी ही जाएगी। तो कैसे सर आखिर आप उस 10 महत्वपूर्ण सवाल को, उस 10 महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमें सिखाएंगे, तो उसी क्लास में बच्चों बात करेंगे। फिलहाल आपके सामने एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए, असंतुलित पर हम पूर्ण रूप से अब चर्चा करने वाले हैं। असंतुलित के ऊपर में हम पूर्ण रूप से क्या करने वाले हैं बच्चों? चर्चाएं करने वाले हैं। तो असंतुलित समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, और जब समान नहीं होती है तो हम समान करेंगे। समान करने के दो विधि हैं। पहला को कहा जाता है मेरे भाई, समान करने के दो विधि हैं। पहला को कहा जाता है अनुमान विधि, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है मेरे बच्चे बीजगणितीय विधि, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, सॉरी, दूसरा है बीजगणितीय विधि, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन चीजों पर हम अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन नाम याद जरूर रखिएगा। ये आप इंटर में जाइएगा, 11th और 12th में, 11th में ही वैसे पढ़ना है तो आप वहां पढ़िएगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं अनुमान विधि के बारे में कि आखिर ये अनुमान विधि होते क्या है। चलिए, हमारे पास ना हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में मेरे पास है एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, जो अभी तुरंत लिए थे, और संतुलित आप बोले थे कि सर जी नहीं है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हमें इसको क्या करना होगा? तो आप कहेगा सर बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या इसको? बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या इसको? तो सबसे पहले बच्चों एक बात बता दें आपको कि इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को तो बराबर करना नहीं है, बराबर करना है किसको है? तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब हमको इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर केवल 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। मेरे भाई जब आप जोड़िएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो करें क्या? देखिए, जोड़ कॉमा घटाओ, ये दोनों चीज हम कभी नहीं प्रयोग करेंगे। और 10th में आप याद रखिएगा, 10th में आपको कहीं भी भाग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग होता है, लेकिन आपको 10th में कहीं भी भाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दिमाग में से ये 3 हेडेक तो पहले हट गया कि जोड़ घटाओ गुना से निश्चिंत हो गए, सॉरी, जोड़ घटाव और भाग से क्या हो गए? तो निश्चिंत हो गए। तो अब हमारे पास बचा क्या? तो एक ही आदमी बचा जिसको गुना कहते हैं, यानी केवल इसमें गुना होगा। तो हमारे पास ना जोड़ घटाव भाग तो होगा नहीं। जोड़ घटाव भाग हम क्लास 10th तक निश्चिंत हो जाओ कि क्लास 10th तक जोड़ घटाव भाग पर कोई सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ऐसा सवाल है ही नहीं जिसमें जोड़ घटाव और जोड़ घटाव तो होता ही नहीं है, भाग हो ऐसा है ही नहीं। चलिए गुना पर बात करते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसमें कितना से गुना, क्योंकि बात एक ही की है गुना की, कितना से गुना करेंगे कि ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपके मन में होगा सर जी क्या हम इस 2 से इस ऑक्सीजन में गुना करने वाले हैं? तो हाँ बिल्कुल। तो जब 2 से आप गुना करिएगा, आप कहेगा सर इसके आगे 2 लगा देंगे तो हो गया ना। हम कहेंगे नहीं भाई, बिल्कुल गलती कर दिए हो। यहाँ पर कभी भी समीकरण H2O पहले से बन चुका है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके सामने। मान कर चलिए दो आदमी आपके पास है। एक आदमी आपके घर में बैठ करके कोई चाय पी रहा है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, और तत्काल उनको एक कप आपने चाय दिया, उनके हाथ में आपने कप धराया, और तब तक एक बाहरी दूसरे आदमी आ गए। अब जब चाय पीने की बारी है तो आप क्या कहिएगा उनको कि रुकिए रुकिए सर, आप चाय नहीं पीजिए, अभी लाइए कप, उसी में से आधा इनको भी दे दीजिएगा। कितना भद्दा तरीका से उनका स्वागत लगेगा, कितना खराब उनको लगेगा। और जो लेट से आए हैं वो तो सोच रहे हैं भाई पी लिया होगा कहीं, एक घोर तो जूठा चाय हमको दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कभी भी कोई चीज पहले से बना हुआ है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। मतलब कहने का ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुकर में चावल बना लिए, भात बन चुकी है, 2 आदमी और बढ़ गया, तो मम्मी बोली कि बउआ फिर से क्या करो, चावल थोड़ा सा और एक डब्बा लगा दो। आपने क्या किया, उस कुकर को ओपन किया, उसमें भात बना हुआ, उसी में थोड़ा सा और चावल लगा दिया, धो करके मिला करके चावल चढ़ा दिया। क्या ऐसा करना सही होगा? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल गलत चीज है। पहले उस चावल भात को निकाल करके अलग करेंगे, पुनः उसमें चावल लगाएंगे, तब जाकर के नया भात तैयार होगा। तो ऐसा करना बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों,
इसके साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। तो सर करेंगे क्या, आखिर संतुलित होगा कैसे, या आप संतुलित नहीं करने वाले हैं क्या, बिना संतुलित किए ही छोड़ दीजिएगा? तो मेरे भाई नहीं, आए हैं तो संतुलित करके ही जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं, दो ऑक्सीजन तो मेरे भाई ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो मन में ये भी द्वेष नहीं रखना कि सर जी यहाँ दो आप नहीं लगा रहे थे तो हमें लग रहा है कि आप इसके बीच में लगाइएगा, तो हम फिर से मारेंगे, कहेंगे नहीं बीच में भी नहीं लगाएंगे ना तो बड़ी डांट लगेगी तुमको, बीच में भी नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कहाँ, तो हम लिखेंगे इसके पीछे। इसके पीछे जब लिखेंगे तो इस पूरे में गुना होगा, यानी ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी, कमेंट करिए जल्दी, 2 दूनी कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 4 होगा। तो यहां तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो क्या करें सर, तो 2 को मिटा देंगे तो फिर ऑक्सीजन को बुरा लग जाएगा, क्या करें, तो यहां पर हम अब क्या करते हैं, इसके पहले भी 2 लगा देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमने पाया कि हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2। अब जाकर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या मेरे बच्चों क्या हो गई, तो आप कहेगा सर जी बिल्कुल समान हो गई। चलिए एक और उदाहरण की तरफ हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है ना, वो कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखिए कह रहा है आपके सामने कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये मिलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया। तो बताइए क्या ये संतुलित है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो संतुलित कैसे होगा ये बताइए। तो आप कहेगा सर कार्बन 1 है, बिल्कुल सही, कार्बन 1 है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो उसको बराबर करना है। तो जब आप इसको बराबर करिएगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, लेकिन कार्बन भी 2 हो गया, यानी इधर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब जाकर के बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और अब ये संतुलित हुआ। ठीक है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप इसको सही से बनाइएगा, समझिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण का सारे के सारे बच्चे नाम सुने होइएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का आप लोगों ने नाम सुना है। अगर हम बात करें इस प्रकाश संश्लेषण की ना, कि इस प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक सूत्र, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा सर देखिए प्रकाश संश्लेषण में ना पेड़ पौधे क्या करते हैं सबसे पहले तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, साथ ही साथ वो जल भी लेते हैं, H2O लेते हैं, बिल्कुल। उसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट के, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और उसके अलावे क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश के साथ साथ हमें क्या चाहिए, तो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए बच्चों क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और इन तमाम चीजों को लेकर के जब पौधा खाना बनाता है तो खाना में बनाता क्या है, तो वो बनाता है ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। और प्लस में बच्चों हम लोगों को क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हालांकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो देता है वही हम सांस के रूप में लेते हैं, और ये ग्लूकोज अपने लिए खाने के रूप में रख लेता है। हालांकि ये तेज बनता है, इसको चाहिए क्या, हम लोगों को ग्लूकोज दे देता और खुद कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ग्लूकोज खरीद करके पीना पड़ता है। ऐसा अगर कोई सोच रहे हो तो बड़ी मूर्ख की तरह सोच रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज लेकर के तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो सांस कैसे लोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसको देखिए गौर से, इसको संतुलित करते हैं मेरे बच्चों, संतुलित करिए। कार्बन इधर 1 है और इधर कार्बन 6 है, तो पहला टारगेट किसको संतुलित करेंगे, हम कार्बन को संतुलित करेंगे। तो कार्बन को भी हम क्या बना देंगे, इधर भी 6 बना देंगे। और जब हमने कार्बन को इधर 6 बनाया मेरे बच्चे, तो देखिए गौर से आप, इधर 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन, कार्बन बराबर, दिक्कत हो गई। ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर 6 था, तो 6 दूनी 12, 1 13। जब कभी भी बच्चों किसी तत्व के परमाणु की संख्या अगर विषम संख्या में आ जाए तो दिमाग में एक चीज जरूर गूंजना चाहिए कि दोनों तरफ छेड़छाड़ होगा, दोनों तरफ हम गुना भाग करेंगे। मानकर चलिए एक तरफ 13 है, ठीक है, एक तरफ 13 है और एक तरफ 3 आया है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ अगर बराबर करें, मानकर चलिए एक तरफ हमारा 13 आया और एक तरफ बच्चों हमारा 3 आया, हम कहें दोनों तरफ बराबर करना है, तो कैसे बराबर होगा, तो गुना ही तो करना है सर, इसमें 3 से कर दीजिए और इसमें 13 से कर दीजिए, हो गया गुना। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब अगर विषम में आए, जब कभी भी आपको तत्व का संख्या अगर विषम में दिखे तो दोनों तरफ गुना, सम में दिखे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सब में तो हम बना लेंगे। ठीक है, विषम को लेकर के ज्यादा बच्चों का लोचा फंसता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर 13 है और यहाँ पर कितना है, तो 6 और 2 8 है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बच्चों, ये 13 है इधर, ठीक है, और इधर कितना है, तो 6 और 2 8 है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताइए, इसमें अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया, 18, 13, 14 वाला झंझटे खत्म हो गया। ठीक है, करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है, आगे देखिए,
इधर कार्बन 6 बराबर है, ऑक्सीजन देखिए 2 है और 6 है। सर जी अगर इसमें हम कितना से गुना करेंगे 2 से, तो ये तो 12 और 2 फिर भी नहीं हुआ, तो क्या करें, तो कहिएगा सर मान यह जरूरी थोड़ी कि इसी में गुना करेंगे, आगे वाले को देखिए ना। तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन भाई साहब बराबर हुए, कार्बन बराबर हुए। अब बचा कौन, ऑक्सीजन बराबर हो गया, कार्बन बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन बच गया। देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो आप कहिएगा जी सर हाइड्रोजन के भी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है, समान है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अभी जो है ना आपकी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके आगे की क्लास, आगे टॉपिक पर बात करते हैं, और इसके आगे की जो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें उस पर चर्चाएं हम धीरे धीरे हर चीज पर करते जाएंगे। फिलहाल के लिए रासायनिक समीकरण वाले क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है मेरे भाई, वो पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हाँ एक और पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है। सीमा का मतलब होता है दोष, और इसकी जानकारी मतलब रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और क्या क्या सीमाएं हैं कि किन किन चीजों की जानकारी मिलती है और किन किन चीजों की जानकारी नहीं मिलती है। तो जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और तीर का चिन्ह देकर के H2O, तो आप हमें एक चीज बताइए कि क्या आपको ये देखने से पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस तरह की घटना घटने वाली है। हो सकता है कि कहीं विस्फोटक घटना हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थों की मात्रा कितनी है, क्या इसकी जानकारी मिल पाती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल पाती है सर। क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उस पदार्थ में किस तरह के पदार्थ का नया पदार्थ जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है, जानकारी बस ये प्राप्त होती है कि इसके संकेत से ये पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनने वाले हैं, ठीक है। बस इन्हीं चीजों की जानकारी हमें मिलती है, उन पदार्थ का संकेत क्या होगा और उन पदार्थों के पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जानकारी और सीमाओं के बारे में पता चल गया। एक और चीज देखिए, इसको देख करके आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जब अवस्थाओं की बात हो तो गैस के लिए हम छोटका जी लगाते हैं, गैस के लिए स्मॉल जी लगा देते हैं। उस तत्व के सामने, उस तत्व के संकेत और सूत्र के सामने हम गैस के लिए जी का प्रयोग करते हैं, सॉलिड के लिए यानी कि ठोस के लिए स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं और लिक्विड के लिए एल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो हमारी बात है जलीय विलयन की, तो उसके लिए हम ए और क्यू का प्रयोग करते हैं, जिसको एक्वस सॉल्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं मतलब था भी और नहीं भी था, दोनों चीज कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता भी है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि आखिर यह जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को तो हम रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार मेरे भाई आता है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। सबसे पहले जानते हैं इस अभिक्रिया को कि आखिर यह संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेता है ना, भाग लेगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ, लेकिन भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो केवल एक होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, तो आप कहेगा कि सर जी उस अभिक्रिया को आप संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अभी हम आपके सामने जो जितना सारा एग्जाम्पल ले रहे थे इसी का था। जैसे हमने लिया था ना H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, चाय पत्ती प्लस चीनी प्लस दूध प्लस पानी। देखिए कितने सारे पदार्थ है, बनाया एक एक वो चीज, वो क्या है, तो चाय है। तो बहुत सारे पदार्थ भाग लेंगे लेकिन बनाएंगे केवल एक ही पदार्थ, तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। अगला जो हमारा आता है बच्चों दूसरा पॉइंट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। आप कहिएगा सर ये क्या होता है। देखिए वियोजन को हम लोग अपघटन भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिकों में बट जाते हैं। तो बड़े तत्व के ना यौगिक जो होते हैं ना, छोटे बड़े यौगिक के जो तत्व होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, सरल यौगिकों में टूटते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब ये होता है, या अपघटन का मतलब ये होता है टूट जाना, वियोग हो जाना, हट जाना। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ देखिए वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की, हम अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तप्त करते हैं, तो गर्म करने के बाद ये दो भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है तो गैस बनकर के ऊपर की ओर उड़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, वही सीमा और जानकारी बता रहे थे ना, उस टाइम में थोड़ा सा हम मिस कर गए हैं। कभी भी तीर चिन्ह जो ऊपर की ओर का मतलब देख लेना, अगर ऊपर की ओर तीर चिन्ह लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा गैस निकल रहा है, और नीचे की ओर देखिएगा तो समझ जाइएगा अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेपन अभिक्रिया में उसे हम बता देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर गैस ऊपर की ओर तीर चिन्ह है, मतलब गैस बन करके क्या हो रहा है, ऊपर निकल रहा है। चलिए बच्चों तीसरे अगर हम अभिक्रिया की बात करें मेरे भाई, तो वह हमारा आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह हमारा क्या आता है, उदासीनी, वो है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में संयोग करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और भस्म आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं मेरे बच्चों, तो आप कहिएगा सर जी लवण और जल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए, ये मतलब ये परिभाषा से ही पता चलता है इसका, सॉरी हाँ डिफिनीशन से ही इसका एग्जाम्पल पता चल रहा है। क्या कह रहा है, एक अम्ल होगा, एक भस्म होगा, और जब आपस में यह मिलेगा तो लवण का निर्माण करेगा और जल भी बनेगा, यानी लवण और जल बनाएगा। क्लियर है। कैसे देखिए मेरे भाई, अगर हमने लिया एक अम्ल लिया HCl, हम क्या लेते हैं, एक अम्ल लेते हैं HCl, एक भस्म ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। और जब इस दोनों की हम अभिक्रिया कराते हैं तो गौर से देखिए, हाइड्रोजन पर प्लस है, क्लोरीन पर माइनस, सोडियम पर प्लस है, OH पर माइनस। हमेशा अभिक्रिया में ना प्लस वाला जाना चाहेगा माइनस वाले के पास, प्लस वाला जाना चाहेगा माइनस वाले के पास। तो हाइड्रोजन प्लस वाला है तो ये जाएगा OH के पास, Cl माइनस वाली है तो जाएगा Na के पास। ठीक है। तो जब Na के पास Cl गया तो बनाया NaCl, और प्लस में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिला, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी H2O। ये NaCl है ना, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और यह लवण है यानी जल है। तो घर में आप साधारण नमक खाते हैं ना मेरे भाई, वो यही नमक है। ठीक है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है, क्लियर है ये तीनों का तीनों पॉइंट, चलिए मिटाएं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। ठीक है। तीन समीकरण को हमने अभी तक देखा, सॉरी अभिक्रिया को। चौथा जो हमारा अभिक्रिया आता है ना, वह बच्चों आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा हमारा कौन सा है, तब कहिएगा सर चौथा है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, कभी भी कोई भी क्रिया आप करते हैं ना, ताप दाब सांद्रण इत्यादि की जानकारी अगर आपको देना हो तब तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ही लिखिएगा। ताप दाब सांद्रण इत्यादि की जानकारी अगर आपको देना हो तो आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ही लिखिएगा, इसके अलावे कहीं लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ताप दाब सांद्रण को कहाँ लिखेंगे, तो तीर चिन्ह के ऊपर चाहे नीचे लिखेंगे। उत्प्रेरक को भी लिखेंगे, जी वेरी गुड, उत्प्रेरक को भी ऊपर या नीचे ही लिखेंगे तीर चिन्ह के। ठीक है। गैस निकल रहा है, तीर चिन्ह किधर लगाएंगे कमेंट करके बताओ, और अब छेद बन रहा है तो तीर चिन्ह किधर लगाएंगे कमेंट करके बताओ, ऊपर की ओर की, नीचे की ओर की, दाएं की बाएं की, पूरब की पश्चिम, वो कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक। चलिए NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो ये दो भागों में टूटेगा, एक बनाएगा Na और दूसरा बनाएगा Cl, और Na पर माइनस जाता है और Cl पर, Na पर प्लस जाता है और Cl पर क्या जाएगा बच्चों, सॉरी हाँ Na पर प्लस और Cl पर जाएगा माइनस। क्लियर है। तो ये हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होता है। बच्चों पांचवें अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो पांचवा हमारा आता है अवक्षेपण। पांचवा हमारा आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। पांचवा क्या आता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अब मतलब वो अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, कोई पदार्थ
अवक्षेप के रूप में जम जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अवक्षेपन अभिक्रिया। हम बात किस पर करते हैं बच्चों, तो अवक्षेपन अभिक्रिया की। अवक्षेपन में टवर्गी ना होगा। वेरी गुड, जो भी कमेंट किए हैं बहुत अच्छी बात है कि कोई नहीं कमेंट किए हैं। चलिए, अवक्षेपन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ विलयन से क्या होता है, पृथक मतलब अलग हो जाता है और पेंदी में जाकर के क्या करता है बच्चों, बैठ जाता है। आप कहिएगा सर ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल में हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और इस NaCl की अभिक्रिया हम करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब इसकी अभिक्रिया होती है मेरे बच्चों तो ये क्या करेगा, तो सर सोडियम पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, सोडियम पर प्लस और Cl पर माइनस। Ag धातु पर प्लस होगा तो NO3 पर क्या होगा, माइनस होगा। प्लस जाएगा माइनस के पास, प्लस आएगा माइनस के पास, तो बनाएगा AgCl। और ये जो AgCl है ना, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, इसमें तीर चिन्ह नीचे की ओर लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है मेरे भाई कि ये अवक्षेप के रूप में बन रहा है। किस रूप में, अवक्षेप के रूप में। ऐसा नहीं ना कि जरूरत से ज्यादा लाइटें आ गया और बचेगा क्या, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। क्लियर, तो कितना बढ़िया तो दिख रहा है हमें, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। इसके बाद जो हमारी अभिक्रिया है, जिसको पहले ही बता देना चाहिए था, दो अभिक्रिया, वो मतलब सीरियल वाइज में पढ़ा रहे तो आगे पीछे वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। अगला जो हमारा अभिक्रिया है बच्चों छठवां, वो छठा अभिक्रिया हमारा क्या आता है, अब गौर से देखिए। छठा अभिक्रिया आता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात करें बच्चों एकल विस्थापन अभिक्रिया की ना, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक है ना, वो यौगिक में, उस यौगिक में से अधिक क्रियाशील जो तत्व रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को वहां से क्या करता है, हटा देता है। वहां से क्या करता है, हटा देता है बच्चों। क्लियर है। कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील उसके स्थान से हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है। और विस्थापित क्यों करेगा, क्योंकि उसके जगह पर वो खुद ही बैठना चाहता है। मानकर चलो तुम क्लास में कोई बच्चा अगर अगला बेंच पर बैठा हुआ है, उसको तुम कहे कि भाई पीछे जाओ, ठीक है, तो पीछे क्यों जाएगा, वो कहेगा नहीं जाएगा, तो तुम कहोगे ना, रीजन होना चाहिए ना, आपका पास रीजन होगा ना कि आप उसको पीछे भगा क्यों रहे हैं। तो आप कहिएगा क्योंकि हमको सर यहाँ बैठना है, फर्स्ट बेंच पर हम ही बैठेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर भगा रहे हैं। तो वो चीजें हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एकल नहीं भी अगर कहे परीक्षा में, सीधा विस्थापन भी कहे तो समझ जाइएगा एकल विस्थापन ही पूछा है, और ये पूछता भी है, इसीलिए इस अभिक्रिया को आप VVI कर भी लीजिएगा। ठीक है, दो अभिक्रिया पर चर्चा होगी, दोनों पूछता रहता है एग्जाम में, और अच्छे से पूछता है, एग्जाम्पल के साथ पूछता है। तो आप धैर्य रखिए और समझते हैं इन चीजों को एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, हमारे पास लोहा है, हमारे पास क्या है, लोहा है, और लोहा की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ। जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराइएगा ना, तो देखिएगा जब आप क्रियाशीलता श्रेणी देखिएगा, ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी में देखिए आप गौर से, क्या होता है, क्रियाशीलता श्रेणी में रहता है कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। लोहा कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, और जब ये ज्यादा क्रियाशील है तो यहाँ जाएगा और कॉपर को कहेगा यहाँ से तुम भागो, और जब यहाँ से इसको भगाएगा तो क्या बना, कॉपर को यहाँ से भगा दिया तो बेचारा कॉपर अकेला इस साइड में चला आया, और बना क्या, तो आप कहेगा सर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनाया। क्या बनाया, फेरस सल्फेट बनाया। क्लियर है। लोहा का नाम फेरस भी बच्चों, क्लियर है, फेरस सल्फेट बनाया। उम्मीद करते हैं बच्चों की क्लियर होगी आवाज। फेरस सल्फेट बनाया। क्लियर है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये आप हमको बताइएगा जल्दी से। एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से हमको ये बात आप बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। चलिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, उसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बच्चों कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसके आगे भी लगा लेना है कौन सा चीज, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, ये आपका कैमा पॉइंट है, 7वां या 8वां, छठा या 7वां था शायद, जो भी हो पॉइंट हम आप देख लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके। और ये है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, और इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। और इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यानी VVI पॉइंट है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा IMP, ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा 2025 के उद्देश्य से बता रहे हैं मेरे भाई, 25 में ही पूछेगा, ये नहीं कि 24, 23, 22 के उद्देश्य से। 25 पढ़ा रहे तो 25 के उद्देश्य से ही बताई जा रही कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है।
तो बच्चों बहुत ज्यादा बुलवा रहे हैं आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं बच्चों, तो आदान प्रदान करते हैं। इसी आदान प्रदान को कहा जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अगर चीजें नहीं समझ में आई तो आपको ऐसे समझ में आएगी, ठीक है, कि कोई किसी को यहाँ हटा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है। दो फ्रेंड, मानकर चले हम किसी दो फ्रेंड, हम कोई दो फ्रेंड अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे थे घूमने, सामने में दो लड़का और मिल गया जो जिसमें से ना एक को हम जानते थे और एक को मेरा फ्रेंड जानता था, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो मानकर चलिए हम हैं और ये मेरा फ्रेंड है, दोनों निकले बाजार में घूमने के लिए, ठीक है। रास्ते में दो ऐसे लोग मिले जिसमें से एगो को हम जानते थे और एगो को मेरा फ्रेंड जानता था। तो हुआ कुछ यूं कि ये बोला कि तुम दोनों बात करो तब तक हम दोनों बात करते हैं, ठीक है। तो ए गया एक्स वाले के पास, ए गया एक्स वाले के पास और वाई गया बी वाले के पास, और ए एक्स और बी वाई, देखिए आपस में ऐसे हुआ स्थानांतरण। ये स्थानांतरण नहीं, हाँ आयनों का स्थानांतरण इसको कहिए, ठीक है, या आयनों का आदान प्रदान कहिए, ठीक है, विनिमय कहिए कि आयनों का विनिमय हुआ। क्लियर, इसी तरह से होगा, ए वाला जाएगा बी वाले के पास, ए जाएगा एक्स के पास, बी जाएगा वाई के पास, जो भी जिसके पास जाए, लेकिन इसमें आयनों का क्या होगा, विनिमय होगा। एक एग्जांपल देकर के बच्चों अगर हम आपको समझाएंगे ना तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिएगा। वैसे हम अभी थोड़ी देर पहले इसी पर चर्चा किए थे, चलिए फिर से चर्चा कर लेते हैं, कौन बड़ी बात है, आपको लेकिन याद आ जाएगा। अभी हमने आपको दिखाया था NaCl की अभिक्रिया अगर हम AgNO3 के साथ यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या होगा, सोडियम है, क्लोरीन है, Ag है और NO3 नाइट्रेट है। देखिए प्लस वाला ई जाएगा इसके पास और ई जाएगा इसके पास, ठीक है। Ag गया Cl के पास, आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, स्थानांतरण हुआ ना, AgCl बनाया, और ये नीचे की ओर तीर चिन्ह का मतलब होता है अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। क्लियर है। और NaCl की बात अगर हम करें बच्चों तो ये NaNO3 बनाया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनाया। तो ये है हमारा आदान प्रदान वाला या विनिमय वाला अभिक्रिया, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी इसको क्या किया जाता है बच्चों, तो जाना जाता है। अगला जो पॉइंट हमारा आता है बच्चों वो है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सबसे लास्ट में अब हम बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। ये 8वां या 9वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है शायद, यह है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश से ही पता चलता है कि प्रकाश की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है आपका प्रकाश संश्लेषण। सबसे प्यारा एग्जांपल क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। और इसका उदाहरण हमें फिर से नहीं लिखवाइए क्योंकि अभी हम जस्ट लिखाए थे। वैसे देख लीजिए, जल है आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके सामने, जब अभिक्रिया कराए हैं सनलाइट के बीच में, सनलाइट के साथ और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाया था, ग्लूकोज बना दिया था, ग्लूकोज बना दिया था और हमें ऑक्सीजन दे दिया था, ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा 9वां और आखिरी सवाल है वो आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दोनों चीजें हों, एक है ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और साथ ही साथ मेरे बच्चे इसमें अवकरण भी होगा, दोनों होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होगी। अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में हो तो रेडॉक्स कहेंगे। आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर जी ये ऑक्सीकरण कौन है, ये अवकरण कौन है, ये तो बताइए। तो मेरे भाई देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना हम वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ऑक्सीजन का संयोग या क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। अवकरण इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप कहिएगा हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन का क्या होगा, तब कहेगा सर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। कोई दिक्कत यहां तक। इसका एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन का संयोग किए तो H2O बना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन प्रकाश संश्लेषण के बिना भी ऑक्सीजन निकल गया था, ठीक है। और हाइड्रोजन का संयोग तो वहां भी H2 + Cl2 लिख दीजिए, H2 + Cl2 ऑक्सीजन मिला क्लोरीन में तो बना दिया HCl,
ठीक है, संतुलित नहीं है तो हम संतुलित करना सीख चुके हैं। तो बच्चों आप लोग खुद आप संतुलित करिएगा। चलिए यहां तक की जो आपकी क्लास है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक पॉइंट आता है, बच्चों क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हमारी टारगेट है कि आज के इस महामैराथन वन शॉट क्लास में आपकी इस चैप्टर को आज खत्म करके जाना है। टारगेट हम मन में सेट करके लाए हैं। अगली 5 मिनट में आपकी ये क्लास क्या हो जाने वाली है, समाप्त भी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट आता है सबसे पहले कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के क्या क्या महत्व है। तो मेरे भाई हमारे शरीर में जो भोजन पचते हैं ना, उस भोजन के पचने में भी उसका योगदान होता है। भोजन जो दुर्गंधित होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही वो दुर्गंधित होता है। कि अगर भोजन को आप थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिएगा तो वायु के साथ मिलने लगेगा। वायु में बहुत सारे बैक्टीरियाएं होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ घुल मिल करके वो क्या करता है, दुर्गंधित होना शुरू हो जाता है। उसको बचाव के उपाय भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे हम बचाएंगे, तो आप कहेंगे सर रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, बंद डब्बे में, ऐसे डब्बे में रखेंगे जिससे वायु रोधक डब्बा हो। ठीक है, उसके आगे संक्षारण में भी ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव होते हैं। संक्षारण मतलब होता है क्षय होना। लोहा जो है ना इसका, हाँ, धातु के जो भी पदार्थ होते हैं, लोहा वगैरह में जो जंग लगता है उसको संक्षारण कहते हैं। दहन की क्रिया में तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान है, अवकरण अभिक्रिया का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जब तक ऑक्सीकरण का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा तब तक दहन की प्रक्रियाएं नहीं होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये दहन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। कोई पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कोई आपसे दहन की परिभाषा पूछे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। क्या कोई भी पदार्थ कैसे भी जल जाएगा, नहीं मेरे भाई। दहन के लिए आवश्यक 3 शर्तें हैं। पहला कहता है ज्वलन ताप की प्राप्ति, पहला है हमारा ज्वलन ताप की प्राप्ति। दूसरा हमारा है, पहला तो ज्वलन ताप है, दूसरा हमारा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। और तीसरा है बच्चों हमारा तीसरा है हमारा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यानी वैसे पदार्थ जो जलने योग्य होंगे वही जलेंगे। ईंटा में बैठ करके कोई अगर आग लगाएगा तो थोड़ी जलेगा, पत्थर में आग लगाएगा, लोहा में आग लगेगी तो नहीं जलेगा, वो सब चीजें नहीं जलती। कागज में आग लगेगी तुरंत जल जाएगा, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी का ताप रहेगा 100 डिग्री का टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जलेगा, कोई 40 डिग्री पर जल जाए, कोई किसी कम डिग्री पर जल जाए। ठीक है, तो वह एक ऐसा न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्लियर है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, तो मेरे भाई अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा आता है ज्वाला। अगर हम बात करें बच्चों ज्वाला की, कि ज्वाला किसे कहते हैं, तो देखिए दहन जो होती है ना, दहन के पश्चात उत्पन्न गर्म क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। वैसा क्षेत्र जहां पर आग होता है, जैसे मोमबत्ती की ही अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम इस मोमबत्ती को जला रहे हैं ना, तो मोमबत्ती के जलने के पश्चात यह गर्म क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जितना देर में दूर में यह मोमबत्ती जल रहा है ना, उतना देर में इसका गर्म क्षेत्र होगा। और इसी क्षेत्र का नाम क्या है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। ज्वाला कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों मोमबत्ती की ही, तो इसके 3 मंडल होते हैं। सबसे ऊपर वाले मंडल को बच्चों हम लोग प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, इसे प्रकाशहीन मंडल कहा जाता है। क्लियर है या कोई दिक्कत। उसके बाद जो मंडल है दूसरा बीच वाला, उसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं। प्रकाशमान, प्रकाशहीन से पता चलता है इसमें प्रकाश नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। दूसरा प्रकाशमान, इसमें प्रकाश होगा, इससे प्रकाश निकलता है। और तीसरा को हम लोग बच्चों केंद्रीय मंडल कहते हैं, केंद्रीय मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, आगे की क्लास करते हैं। मतलब आगे का टॉपिक देखिए बच्चों, मेरा जो अगला टॉपिक है, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ अगर चलें तो अगला टॉपिक हमारा सबसे महत्वपूर्ण फिर से टॉपिक आया है, एलपीजी। देखिए दहन और ज्वाला में ना, दहन से प्रश्न पूछते हैं। ज्वाला से अगर प्रश्न पूछेगा तो मोमबत्ती की बनावट पर ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाशहीन मंडल का रंग कैसा होता है, प्रकाशहीन मंडल क्या होता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको नोट्स भी मिलेगा। और डीपीपी बच्चों एक बड़ी प्यारी चीज आपके बीच आई है, जिसको डीपीपी कहते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके आधार पर बच्चों आप जो क्लास में आज पढ़े हैं ना, इसी क्लास के आधार पर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेगा। और आपके सामने तो एक चीज है ही, डेली मॉक टेस्ट। बहुत मेहनत लगती है बच्चों इन चीजों में, तो आप बच्चों से हम यही अनुरोध करेंगे कि कृपया करके सारे के सारे बच्चे समय से क्लास में जुड़े और समय से सारे के सारे होमवर्क को पूरा करें। चलिए बच्चों, अब अगला जो पॉइंट हमारा आता है एलपीजी। इसको हम अंग्रेजी हिंदी में इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में इसको बच्चों हम लोग कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और ये गैस जो है ना, द्रवीभूत एलपीजी जो है ना बच्चों, ये तीन चीजों का मिश्रण है। एक है ब्यूटेन, एक ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, और तीसरा है मेरे भाई एथेन। तीसरा हमारा है एथेन। अगर हम इसके रासायनिक सूत्रों पर बात करें बच्चों, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C4 और H10। अगर हम बात करें बच्चों प्रोपेन, आप आगे पढ़िएगा, प्रोपेन का होता है C3H8 होता है। क्या होता है? C3 और H8 होता है। और वहीं हम अगर एथेन की बात करें तो इसका होता है C2H6 होता है। इसका क्या होता है बच्चों? तो C2H6 होता है। इस देखिए, इस तीनों को जब गर्म किया जाता है ना, जब तीनों को गर्म करते हैं बढ़िया से, तो निर्माण होता है एलपीजी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का। अधिक ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो इससे जो प्राप्त उष्मा प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है एलपीजी। और हाँ बच्चों, आपसे पूछेगा कि उस एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, तो आप कहिएगा ब्यूटेन का। यानी आपसे कोई पूछे कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो आप कहिएगा ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। क्लियर है? और ये एक उत्तम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो इस सभी चीजों को लेकर के काफी तीव्रता से इसको गर्म करता है। गर्म करने पर ये द्रवीभूत होने लगते हैं, और द्रवीभूत होने के बाद बनाते हैं एलपीजी। ठीक है? एलपीजी में अपना कोई गंध नहीं होता जी, एलपीजी में अपना कोई गंध नहीं होता है। तो आप कहेगा सर मेरे घर का सिलेंडर महक रहा था जब गैस ओपन करके छोड़ दिया और सलाई नहीं जलाए तो देखिए उसके पीछे कारण है कि उतना ज्वलनशील है, एक अच्छा ईंधन है, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है ये जो एलपीजी है ना, ये अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है। और जब यह इतना ज्वलनशील पदार्थ है और इसमें महक नहीं रहेगा, तो आपके घर में अगर गैस खुला हुआ छूट जाए और गलती से भी अगर सलाई की तिल्ली कहीं साइड में जल गई, आग के संपर्क में आए, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके लिए इसमें एक अलग से दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप कहिएगा सर उसको एथिल मरकैप्टन कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2SH और सॉरी बच्चों C2H5 और SH होता है। C2H5 और SH होगा, और इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि बातें क्लियर होगी यहां तक बच्चों आपको। चलिए, एथिल मरकैप्टन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है ताकि गंध हो तो उससे आपको पता चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ आज की क्लासेज आपको अच्छी तरीकों से समझ में आई होगी और सारी की सारी बातें क्लियर हैं। अगली क्लास में हम अगली चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। तो साइंस की, हमारी रसायन शास्त्र की जो आज पहली चैप्टर शुरू हुई है उसका आज खात्मा भी हो गया। तो बच्चों, आपको कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप जहां से जो भी क्वेश्चन मन हो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और बच्चों, मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में अगले विषय के साथ। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, नमस्कार।